अस्सलाम वालेकुम। न्यूयॉर्क से ताज़ा तरीन आलमी खबरों और तज्जियों के साथ जहांगीर खटक आपकी खिदमत में हाजिर है। नाज़रीन, आज यहाँ जुम्मतुल मुबारक की रात और जनवरी की 30 तारीख, जबकि पाकिस्तान में हफ्ते की सुबह और जनवरी की 31 तारीख है। नाज़रीन, खबरें बहुत हैं, सीधा खबरों की जानिब बढ़ते हैं और पहली खबर यहाँ अमरीका से है, जहाँ एक मरतबा फिर अमरीका और कनाडा के दरमियान ताल्लुकात में जो कशीदगी मौजूद है उसमें मजीद इजाफा हुआ है। इस मरतबा सर ट्रंप की जानिब से गुज़श्ता चंद घंटों के दौरान कनाडा पर इल्ज़ाम लगाया गया है कि कनाडा की हुकूमत अमरीका के जो बनाए गए तैयारे हैं गल्फ स्ट्रीम, उनकी सर्टिफिकेशन में रुकावटें खड़ी कर रही है। और ये कि अगर कनाडा की हुकूमत ने ये रुकावटें ख़त्म ना की तो अमेरिका कनाडा पर 50% तक टैरिफ लगा सकता है। और यूं यहाँ पर मामलात एक मतलब फिर बिगाड़ की तरफ जा रहे हैं। सर ट्रंप ने कनाडा में तैयार किए जाने वाले तमाम तैयारों की डी सर्टिफिकेशन का भी ऐलान किया। यानी सर्टिफिकेशन या डी सर्टिफिकेशन का मतलब यह है कि अगर एक तैयारे को सर्टिफिकेशन मिले जो कि अमेरिका की फेडरल एविएशन एडमिनिस्ट्रेशन देती है, तो उसके बाद ही वो अमरीकी जो हुदूद हैं, फ़ज़ाई हुदूद, उसके अंदर महव परवाज़ हो सकता है। लेकिन अगर वो सर्टिफ़िकेशन ले ली जाए, तो वो तैयारा ग्राउंड हो जाता है। अमरीका के जितने भी अमरीका के अंदर जो कैनेडियन तैयारे फ़रोख्त हो रहे हैं, उन पर भी वो 50% टैरिफ लगा देंगे, जिसका मतलब ये हुआ कि कनाडा की मईशत को इससे बहुत बड़ा धचका लग सकता है। कनाडा भी यानी मेजर तैयारा बनाने वाला मुल्क है। यहाँ पर इनकी जो कंपनी है, बॉम्बार्डियर ग्लोबल एक्सप्रेस, उनके जो तैयारे हैं, छोटी छोटे तैयारे जो कि बेसिकली एग्जेक्टिव्स इस्तेमाल करते हैं, वो काफ़ी ज़्यादा दुनिया में मशहूर है। अमेरिका में बहुत ज़्यादा इस्तेमाल होते हैं, बल्कि यहाँ पर तो काफ़ी सारी एयरलाइंस भी जो महदूद मुख्तलिफ जो छोटे रूट्स पर जो तैयारे चलते हैं, उसमें भी उनके जो बॉम्बार्डियर के जो रिलेटिवली बड़े तैयारे हैं, जिसमें कि 100 या 120 तक लोग जा सकते हैं। अमेरिका की कई एयरलाइंस, जिनमें डेल्टा, जेट ब्लू, अमेरिकन एयरलाइंस, स्काई वेस्ट, एंडेवर और दूसरी एयरलाइंस ऐसी हैं जो कि बॉम्बार्डियर ही इस्तेमाल करती हैं। तो गोया अगर अमेरिका की जानिब से कैनेडियन तैयारों पर इस किस्म के कोई टैरिफ्स लगाए गए, तो इससे बहुत ज़्यादा मसाइल पैदा होंगे। न सिर्फ ये, बल्कि अगर जिस तरह के सर ट्रंप ने डिसर्टिफाई करने का ऐलान किया है, तो इससे तो इन एयरलाइंस के बहुत सारे तैयारे जो है ग्राउंड हो जाएंगे। और अगर वो ग्राउंड हो जाए, तो इसका मतलब ये हुआ कि यहाँ पर जो फजाई सफ़र है, उसको बहुत बुरा धचका लगेगा। कनाडा की जानिब से अब तक कोई जवाब नहीं मिला, लेकिन लगता यह है कि यहाँ पर एक इससे बहुत बड़ा मसला इसलिए पैदा हो सकता है कि जो तैयारा साजी के से जुड़ी जो मुख्तलिफ यूनियंस हैं, उनका कहना है कि अगर सर ट्रंप की जानिब से ऐसे ऐलानात पर अमल शुरू हुआ, तो इससे अमेरिका और कनाडा में जो तैयारा साजी से जुड़े हुए जो मजदूर तबका है, उसमें हज़ारों इंजीनियर्स और टेक्नीशियंस बेरोजगार हो सकते हैं, नौकरियां खतरे में पड़ सकती हैं। और ये कि उनका ये भी कहना है कि जो तैयारों की सर्टिफिकेशन का मामला है, इसको मुल्कों के ताल्लुकात और सियासत से आज़ाद होना चाहिए। ट्रंप और कनाडा के दरमियान ताल्लुकात जब से वो हुकूमत में आए हैं काफ़ी ज़्यादा कशीदा रहे हैं, लेकिन हालिया दिनों में इनमें बहुत ज़्यादा बिगाड़ आया है। खुसूसन जब कनाडा के प्राइम मिनिस्टर मार्क कार्नी ने हालिया दिनों में चीन का सफ़र किया, फिर वो डेवोस गए, डेवोस में उन्होंने अपनी मशहूर वो तकरीर की। उसके बाद फिर ट्रंप ने यह भी धमकी दी थी कि अगर कनाडा ने चीनी गाड़ियों को, स्पेशली उनकी इलेक्ट्रिक गाड़ियों को कनाडा लाने की इजाज़त दी, तो अमेरिका कनाडा की मसनूआत पर 100% टैरिफ्स लगाएगा। तो लगता है कि अमेरिका और कनाडा के ताल्लुकात एक ऐसे दौर में दाखिल हो गए हैं, जिसको हम कह सकते हैं कि यह गैर यकीनी का दौर है। यहाँ पर कुछ भी हो सकता है, ताल्लुकात पर इसका बहुत मनफी असर पड़ सकता है और पड़ चुका है। साथ ही अमेरिका और ईरान के दरमियान भी मामलात बिगाड़ की तरफ ही जा रहे हैं। यानी खबरें पहले दिन से मिक्स्ड आ रही हैं। कभी सर ट्रंप की जानिब से सख्त बयानात आते हैं, ट्रंप कहते हैं कि ईरान के खिलाफ बड़ी कार्रवाई होगी। ईरान के लिए जितनी फौज जमा की गई है, वो वेनेजुएला के खिलाफ जितनी फौज जमा की गई थी उससे ज्यादा है। हर किस्म की बातें ट्रंप की जानिब से की जा रही हैं, उनकी इंतजामिया की जानिब से की जा रही हैं। लेकिन साथ साथ ट्रंप बार बार ये भी कह रहे हैं कि वो ईरानियों से राब्ते में हैं, और ये कि वो चाहते हैं कि ईरान उनके साथ मुज़ाकरात के जरिए कोई डील कर ले। अब वो डील में क्या चाहते हैं? वो डील में चाहते हैं कि ईरान अपना न्यूक्लियर प्रोग्राम खत्म कर दे, अपना मिसाइल प्रोग्राम खत्म कर दे। क्या ईरान इसके लिए तैयार होगा? फिलहाल तो इसके इम्कानात कम नजर आते हैं। लेकिन आज उन्होंने एक बार फिर कहा कि ईरान हमसे डील करना चाहता है, लेकिन इसके हवाले से उन्होंने मजीद कोई डिटेल्स नहीं दी। जबकि आज ही के दिन अमेरिका का जो ट्रेजरी डिपार्टमेंट है, उसने ईरान की 5 इंडिविजुअल्स और कंपनीज पर जो है नई सैंक्शंस लगाई हैं। बेसिकली इन सैंक्शंस के जरिए ईरान की मईशत को मजीद कमजोर किया जा रहा है।
जबकि तुर्की के जो फॉरेन मिनिस्टर हैं, हाकान फिदान, उन्होंने भी ईरान के वजीर खारजा अब्बास अरागची से आज इस्तांबुल में मुलाकात की है, जहां उन्होंने एक मरतबा फिर ईरान पर जोर दिया कि वो अमेरिका के साथ दोबारा जो उसके न्यूक्लियर प्रोग्राम के हवाले से बातचीत शुरू करे। अरागची का कहना था कि फिलहाल तो अमेरिका के साथ इस हवाले से कोई मीटिंग तय नहीं हुई, लेकिन मुज़ाकरात इस सूरत में हो सकते हैं कि अगर अमेरिका जंग और हमलों की धमकियां बंद करे। क्या ऐसा मुमकिन है? बड़ा सवाल है। इसका फिलहाल किसी के पास जवाब इसलिए नहीं है कि अमेरिका मुसलसल वहां पर अपनी फौजी कुव्वत बढ़ा रहा है। इस वक्त अमेरिका का एक जो बहुत बड़ा, जो सर ट्रम्प के मुताबिक एक आर्माडा है, यानी जो फौजी जहाज़ों का एक बहुत बड़ा बेड़ा है, जो कि इस खत्ते में पहुंच चुका है, जबकि वहां पर फदाई कुव्वत में भी इजाफा किया जा रहा है। आज दुनिया के मुख्तलिफ अखबारात में कुछ बड़ी इंटरेस्टिंग तफसीलात शाया हुई हैं, जिनके मुताबिक इस महीने के वस्त तक जो कतर में अलुदैद एयरबेस है, वहां पर कुछ KC-135 रिफ्यूलिंग टैंकर्स और C-17 एयरक्राफ्ट जो है वो देखे गए थे। इन तैयारों की मौजूदगी का मतलब यह है कि या तो ये सामान लाए हैं, और साथ ये कि रिफ्यूलिंग, अगर कोई हमला हो रहा है या कुछ हो रहा है तो रिफ्यूलिंग के लिए तैयार रहें। और फिर साथ ही जो सऊदी अरब में प्रिंस सुल्तान एयरबेस है, वहां पर भी लिमिटेड नंबर ऑफ KC-135, C-17, F-15 और F-16 तैयारे देखे गए हैं, जो कि और लाए गए हैं। बहरेन नेवल बेस, वहां पर भी 3 लिटरल कॉम्बैट शिप्स और 2 आर्ले बर्के क्लास डिस्ट्रॉयर्स पहुंचाए गए हैं। जबकि अमेरिका का, जैसे मैंने अर्ज किया, कि USS अब्राहम लिंकन एयरक्राफ्ट कैरियर ग्रुप जो है वो भी इस वक्त साउथ चाइना सी में है, लेकिन वो मिडल ईस्ट तक उसी तरफ आने में उसको कुछ ज्यादा देर नहीं लग सकती। लेकिन अमेरिका में बहस ये हो रही है कि क्या ये फौजी कुव्वत इतनी है, क्योंकि अगर आप फौजियों की तादाद के हिसाब से देखें तो इत्तलात ये है कि कोई 30 से 40 हज़ार के दरमियान अमरीकी अफवाज इस खत्ते में इस वक्त मौजूद हैं, जो कि कुछ अमरीकी पब्लिकेशंस के मुताबिक इतनी तादाद नहीं है कि ये एक सस्टेन्ड लार्ज स्केल मिलिट्री ऑपरेशन के लिए काफ़ी हो, बल्कि हाँ, महदूद कार्रवाई के लिए हो सकता है। तो लिहाजा फिलहाल ऐसा लगता है कि ईरान के खिलाफ कोई बड़ी फौजी कार्रवाई का कोई इतने आसार नहीं है, क्योंकि अमेरिका ने अपने B-2 बॉम्बर्स भी डिएगो गार्सिया या दूसरी जगहों पर नहीं मुंतकल किए, लेकिन अमेरिका के लिए कोई मुश्किल नहीं है, क्योंकि इससे पहले भी ईरान पर जो अमेरिका ने हमले किए थे, तो वो जो जहाज गए थे वो भी अमेरिका से गए थे, वो डिएगो गार्सिया से नहीं गए थे। तो इसलिए अमेरिका के लिए ये तो है, लेकिन जो दुनिया देख रही है वो देख रही है कि क्या अमेरिका ने अपने B-52 और B-2 बॉम्बर्स जो हैं, अगर उनको मूव किया है, तो फिर आप समझ सकते हैं कि शायद एक बहुत बड़ा ऑपरेशन होने वाला है, क्योंकि ये वो तैयारे हैं जो कि GBU-57 जो बम है, जो दुनिया का सबसे बड़ा बम है, जो कि ईरान के खिलाफ इस्तेमाल भी हुए थे, शायद 2 दर्जन से ज्यादा इस्तेमाल हुए थे। तो वो अमेरिका अगर इस मरतबा भी इस्तेमाल करेगा तो शायद यही इस्तेमाल करे, क्योंकि ईरान के जो मिसाइल प्रोग्राम है और एटमी प्रोग्राम है वो जमीन के बहुत नीचे है, और उसके लिए बहुत ही ज्यादा हाई इंटेंसिटी जो बम है वो दरकार है। तो इसलिए फिलहाल तो हमले का इम्कान नजर नहीं आ रहा, लेकिन ये बात बिल्कुल वाजह है कि तैयारी जरूर है। जबकि पाकिस्तान में भी मामलात जो हैं कुछ मुख्तलिफ डायरेक्शन में जा रहे हैं। आज बलूचिस्तान में पाकिस्तान की सिक्योरिटी फोर्सेस ने एक बहुत बड़ा ऑपरेशन किया है, जहां पर उनका कहना है कि उन्होंने एक रेड में कोई 41 जो मिलिटेंट्स हैं और उनको हलाक किया है, हरनाई के इलाके में और पंजगूर के इलाके में, 2 डिस्ट्रिक्ट्स में। और कहते हैं कि इस दौरान कोई भी जो सिक्योरिटी फोर्सेस के सिपाही थे या अफसर थे वो सारे बीच में महफूज रहे। मेरा ख्याल है बहुत बड़ी कार्रवाई है, और अगर इतने बड़े पैमाने पर हलाकतें हुई हैं तो यकीनन वहां पर जो अलहदगी पसंद ग्रुप्स हैं, अभी ये वादे नहीं कि कौन से ग्रुप से ताल्लुक रखते हैं, लेकिन वहां पर काफी ज्यादा बड़ा ऑपरेशन हुआ है। जबकि ऑपरेशन ही की बात हो रही है, तो तीरा ऑपरेशन जो कि हवा में मुअल्लक है, जिसकी वजह से हजारों लोगों को नकल मकानी करना पड़ी, और जिसकी वजह से उसकी ओनरशिप कोई ले ही नहीं रहा। यानी पहले पाकिस्तान की रियासत के जो यानी रियासती इदारों के स्पोक्समैन, स्पेशली DGI SPR साहब, इस सिलसिले में पेशावर में भी प्रेस कॉन्फ्रेंस कर चुके हैं, इस्लामाबाद में भी कर चुके हैं, रावलपिंडी में, और मुख्तलिफ मौके पर उन्होंने इस बात पर जोर दिया है कि वो यानी ऑपरेशन करने में आज़ाद हैं, और ये कि ऑपरेशन चलते रहेंगे। लेकिन चूंकि तेरा ऑपरेशन बहुत ज्यादा बदनाम हो गया है, यानी हर तरफ इसके ऊपर बात हुई, लोगों की सफरिंग्स वाजे हुई, हर तरफ हर शख्स ने उस पर बात की, बल्कि हर शख्स ने उस पर एतराज किया, हर शख्स ने इस स्ट्रेटेजी पर भी एतराज किया। जब ये एतराज बहुत ज्यादा बढ़ा, तो उसके बाद वो कुव्वतें जो कि ऑपरेशन के बहुत ज्यादा हक में प्रेस कॉन्फ्रेंसें कर रही थी, वो तो पीछे हट गई, और उसके बाद फिर उन लोगों को सामने लाया गया जो कि हमेशा के लिए दिफा का काम करते हैं। वो आए, उन्होंने दिफा का काम किया, अताउल्लाह तारड़ जैसे लोग आए, यानी वो जो इंफॉर्मेशन मिनिस्टर हैं, ज़ाहिर है ये उनका काम है,
وہ آئے، انہوں نے بھرپور دفاع کیا۔ پاکستان کے جو برائے نام ڈیفنس منسٹر ہیں خواجہ آصف، وہ بھی سامنے آئے، ان کو بھی لایا گیا اور ان کو بھی بیان دیا گیا اور ان سے بیان دلوایا گیا۔ لیکن معاملہ، سب سے بڑا سوال تو یہ ہے کہ اگر پاکستان کی ہماری ریاستی اداروں نے آپریشن کی اجازت نہیں دی یا کوئی فیصلہ نہیں کیا، اگر فیڈرل حکومت نے فیصلہ نہیں کیا، اور پروونشل حکومت جو کہ اس وقت فیڈرل حکومت کے ساتھ ایک بہت بڑے تنازع کا شکار ہے اسی بات پر، اس تو شروع سے کہہ رہی ہے، اس نے تو اس سے انکار کیا ہے، بلکہ وہ تو اس کو اپوز کر رہی ہے کہ ہم نے اجازت نہیں دی، تو پھر اتنے سارے لوگوں نے نقل مکانی کیوں کی؟ اب یہ بہت بڑا سوال ہے، اور یہ سوال یوں بھی بنتا ہے کہ کیا کسی نارمل ملک میں آپ نے آج تک سنا ہے کہ ہزاروں لوگ اپنے گھر چھوڑنے پر مجبور ہوئے ہوں اور ریاست کو معلوم ہی نہیں ہے؟ یعنی نہ ریاستی اداروں کو معلوم ہے، وہ کہتے ہیں جی ہم نے تو آپریشن نہیں کر رہے، ہم نے کسی کو مجبور نہیں کیا۔ پروونشل گورنمنٹ کہتی ہے کہ ہم نے اس کو اپوز کیا ہے، فیڈرل گورنمنٹ کہتی ہے کہ ہم نے اس کی اجازت نہیں دی۔ تو پھر آخر یہ لوگ کیوں نقل مکانی پر مجبور ہوئے؟ کیا اس کے اوپر کوئی عدالتی تحقیقات ہونی چاہیے؟ کیا ایسے لوگوں کو بے نقاب کرنے کی ضرورت نہیں ہے کہ جنہوں نے ہزاروں لوگوں کی زندگیوں سے کھیلا، چند اس میں لوگوں نے اپنی جانیں بھی گنوائیں، لوگوں کو اتنی تکلیف سے گزارا گیا، اور اب یہ معاملہ پشاور ہائی کورٹ پہنچا ہے۔ وہاں پر نیشنل ڈیموکریٹک موومنٹ کے ایک ممبر ہیں، بیرسٹر سعود جاوید داوڑ، وہ یہ کیس پشاور ہائی کورٹ لے گئے اور انہوں نے کہا کہ جناب یہ جو تیرا آپریشن ہے اس کو رکوایا جائے۔ تو وہاں پر فیڈرل گورنمنٹ کے نمائندے اور پروونشل گورنمنٹ کے جو ایڈوکیٹ جنرل ہیں ان کو بلایا گیا، اور وہاں پر انہوں نے بیان دیا، یعنی صوبائی حکومت نے کہا کہ جی ہم نے تو اجازت نہیں دی، اور ساتھ جو وفاقی نمائندے ہیں، جو وفاق کی نمائندگی کر رہے تھے، جو وکیل، انہوں نے بھی فرمایا کہ جی وفاقی حکومت نے بھی اجازت نہیں دی۔ اب سب سے بڑا سوال یہ ہے کہ پھر اجازت دی کس نے؟ تو وہاں پر عدالت نے ایک اچھا کام کیا، انہوں نے دو تین کام کیے۔ ایک تو انہوں نے ایک اچھا کام یہ کیا کہ انہوں نے کہا کہ جو پی ڈی ایم اے ہے، جو پروونشل ڈیزاسٹر مینجمنٹ اتھارٹی ہے، ان کو کہا کہ یہ لوگ جو کہ ڈسپلیسڈ ہیں تیرا ویلی کے، ان کو فل ان کی مدد کی جائے۔ ساتھ ہی انہوں نے جو ڈسپلیسڈ لوگ ہیں، انٹرنل ڈسپلیسڈ پیپل جن کو کہتے ہیں، آئی ڈی پیز کے نمائندوں کو انہوں نے 12 فروری کو عدالت میں بلایا اور ان سے کہا کہ ہم آپ سے پوچھیں گے کہ آپ ویریفائی کریں کہ گورنمنٹ نے آپ کو جو فائنینشیل مدد دی ہے، کیا آپ کو وہ اسسٹنس دی ہے جس کا یہ دعویٰ کر رہی ہے؟ اور پھر ساتھ یہ کہ پی ڈی ایم اے کو یہ بھی کہا گیا کہ 1 ہفتے کے اندر اندر آپ ہمیں یہ رپورٹ بھی کریں کہ ان لوگوں کو کیا امداد دی گئی ہے، ان کو کیا فیسلٹی دی گئی۔ جبکہ جو بیرسٹر داوڑ ہیں، انہوں نے عدالت سے درخواست کی کہ آپ تیرا ویلی میں جو آپریشن ہے اس کو انکانسٹیٹیوشنل ڈکلیئر کریں، ان لافل ڈکلیئر کریں، اور وائلیٹو آف فنڈامنٹل رائٹس ڈکلیئر کریں۔ آپریشن کے حوالے سے یہاں پر آئینی نکات پر بھی بات ہوئی، جہاں پر کہ پٹیشنر یعنی بیرسٹر داوڑ کا کہنا تھا کہ ملٹری آپریشن بغیر پروونشل اسمبلی کے ریزولوشن کے، جو کہ آرٹیکل 232 کے تحت اپروو ہوا ہو، اس کے بغیر آپ آپریشن لانچ نہیں کر سکتے۔ ساتھ ہی انہوں نے یہ بھی کہا کہ پروونشل گورنمنٹ نے جو 4 ارب روپے کا ریلیف کا اعلان کیا تھا، وہ اس لیے کیا تھا کہ لوگ ڈسپلیس ہو گئے تھے، لوگ جو ہے بے گھر ہو گئے تھے، تو لہذا حکومت کا یہ ضروری تھا، لہذا حکومت کی مجبوری تھی۔ لیکن جو فیڈرل گورنمنٹ کی پوزیشن تھی وہ بھی بڑی انٹرسٹنگ تھی، یعنی ایک طرف تو انہوں نے یہ بات ڈینائی کی کہ جی فیڈرل گورنمنٹ نے کوئی تیرا میں آپریشن کی اجازت نہیں دی، نہ ہی اعلان کیا ہے، نہ ہی حکم دیا ہے۔ لیکن ساتھ ہی انہوں نے یہ بھی کہا کہ آپریشن جو ہے تیرا میں، یہ فیڈرل کانسٹیٹیوشنل اتھارٹی میں آتا ہے۔ یہاں پر آرٹیکل 232 اور 245 کا بھی ذکر ہوا۔ انٹیریئر منسٹری نے کلیریفائی کیا، ان کا کہنا تھا کہ آرٹیکل 232 جو ہے یہ صرف ایمرجنسی پاورز دیتا ہے، جبکہ آرٹیکل 245 جو ہے یہ آرمڈ فورسز کی ڈپلائمنٹ کے حوالے سے ہے۔ اور پھر انہوں نے یہ بھی کہا کہ آرٹیکل 245 کے لیے ضروری نہیں ہے، یعنی اس کے اطلاق کے لیے ضروری نہیں ہے کہ کوئی پروکلیمیشن آف ایمرجنسی ہو، یعنی صوبے میں ایمرجنسی لگائی جائے، یا پروونشل اسمبلی سے کوئی قرارداد منظور کی جائے، یا پاکستان کی جو پارلیمنٹ ہے یعنی سینیٹ یا نیشنل اسمبلی، وہاں سے کوئی اس قسم کی اجازت دی جائے۔ اس کی ضرورت نہیں ہے، 245 پر کبھی بھی عمل ہو سکتا ہے۔ یہ آج پشاور ہائی کورٹ میں آرگومنٹ ہوا، بہت انٹرسٹنگ ہے اور بہت زیادہ امپورٹنٹ بھی ہے، کیونکہ وہ فیصلہ جو کہ پاکستان کے طاقت کے ایوانوں میں خفیہ طور پر کیا گیا، لیکن جب اس کے اوپر بہت بڑا ایک ریئیکشن آیا اور ریاست پیچھے ہٹنے پر مجبور ہوئی، اور اس کے بعد پھر بات عدالت میں گئی، تو عدالت میں ریاست حکومت سب منحرف ہو گئے، اور یہی میرا خیال ہے کہ ظاہر کرتا ہے کہ ریاست کتنی کمزور ہو گئی ہے۔ یعنی آپ اگر ایک کام کر رہے ہیں تو کھل کر کہیں کہ جی ہماری ضرورت ہے، ہم نے کرنا ہے، ہاں ٹائمنگ میں غلطی ہو سکتی ہے لیکن یہ تو مانے۔ لیکن یہاں پر اب ایک بہت بڑا خلا پیدا ہو گیا ہے کہ آخر پاکستان میں یہ حکم کس نے دیا تھا، اور کیا یہ لوگ جو کہ ڈسپلیسڈ ہیں، کیا یہ پاکستانی ریاست کو عدالت میں لے جائیں گے کہ جناب یہ معلوم کریں کہ ہمیں گھر چھوڑنے پر کس نے مجبور کیا؟
उनको बेनकाब करें, उनको कटहरे में लाएं और उनको इंसाफ दिया जाए। देखते हैं पाकिस्तान का अदालती निज़ाम किस तरफ जाता है। उससे ज़्यादा उम्मीद तो नहीं की जा सकती, लेकिन मेरा ख्याल है कि एक अच्छी डेवलपमेंट है, जहां पर कम से कम कुछ क्लैरिटी सामने आई। साथ ही आज एक वीडियो बड़ी वायरल है, जो कि डॉक्टर राना इमरान सिकंदर, जो कि पाकिस्तान इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल साइंसेज इस्लामाबाद के एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर है। उनका एक अंग्रेजी में बयान हर तरफ मौजूद है, आपने भी सुना होगा, मैंने भी सुना है। मैं उस पर ज्यादा मैं उस पर बहस नहीं करूंगा, लेकिन मैं इतना जरूर कहूंगा कि डॉक्टर साहब ने अच्छी एक्टिंग की, क्योंकि उनके ऊपर बड़ा एतराज उठाया जा रहा है। उनकी एथिक्स पर एतराज उठाया जा रहा है। एक ऐसे मुल्क में जहां पर कौमी जुबान उर्दू है, वहां पर एक पाकिस्तानी हॉस्पिटल के डॉक्टर का अंग्रेजी में बयान देने का मकसद क्या है? सीधा दीवार पे लिखा नजर आ रहा है क्या? ये पैगाम पाकिस्तानियों के लिए नहीं था, ये पैगाम दुनिया के लिए था। पैगाम दुनिया के लिए क्यों था? मैंने कल आपकी खिदमत में अर्ज किया था कि दुनिया भर के अखबारों में पाकिस्तान को जितना नेगेटिव प्रेस मिला है, ये अगर किसी भी मुल्क को पाकिस्तान के खिलाफ कोई कैंपेन चलानी हो तो उनको इन्हीं अखबारात में मिलियंस ऑफ डॉलर्स खर्च करने पड़ेंगे, तभी पाकिस्तान को इतना बैड प्रेस मिल सकता है। लेकिन पाकिस्तान की हुकूमत की अपनी सियाकारियों की वजह से पाकिस्तान को इतना बैड प्रेस मिला कि वही हुकूमत इस बात पर मजबूर हुई कि शायद इन डॉक्टर साहब को टेलीप्रॉम्प्टर के सामने बिठाया गया और उनसे ये बयान दिलवाया गया। क्योंकि मैं डॉक्टर नहीं हूं, लिहाजा मैं कोई स्वीपिंग स्टेटमेंट नहीं दूंगा, लेकिन मैं ये जरूर कहूंगा कि मैं उन यानी सोशल मीडिया में मैं देख रहा था कि किस किस्म का रिएक्शन आ रहा है। तो एक डॉक्टर साहब हैं, कोई डॉक्टर वक्कास नवाज, जो कि कोलंबिया ओहायो में है, यहाँ पर प्रैक्टिस करते हैं। उन्होंने एक बहुत ही उम्दा ट्वीट किया। उसकी मैं थोड़ा सा एक उर्दू में तर्जुमा पेश करता हूँ कि उन्होंने अंग्रेजी में लिखा है। वो कहते हैं कि डॉक्टर राना इमरान सिकंदर को वो मुखातिब करते हुए कहते हैं कि डॉक्टर राना इमरान सिकंदर, इमरान खान के बारे में तफसीलात फराहम करने पर आपका शुक्रिया, लेकिन शायद आपको जर्राही यानी ऑपरेशन का तरीक़ाकार से मुतालिक बुनियादी प्रोटोकॉल और तिब्बी अखलाकियात सीखने की ज़रूरत है। क्योंकि जब किसी मरीज का ऑपरेशन या उसको किसी भी प्रोसीजर से गुजारा जाता है, गुजारा जाना मकसूद होता है, तो उसके करीबी अहल खाना को तरीका इलाज की नौयत और इसके नताइज से आगाह करना लाजिम होता है। यहाँ पर तो इमरान खान साहब की फैमिली को उनसे मिलने भी नहीं दिया जा रहा, बल्कि उनको तो रात की तारीकी में चोरी छुपे ले जाया गया, जो इत्तलात आ रही हैं। डॉक्टर वकास कहते हैं कि अगर किसी भी किस्म के दबाव या धमकियों के बावजूद आपकी निगरानी में इस प्रोटोकॉल पर अमल नहीं किया गया, तो इसका मतलब यह है कि आपने अपनी पेशेवराना जिम्मेदारी अदा नहीं की, और आपको तिब्बी अखलाकियात और मरीजों के हुकूक सीखने के लिए दोबारा मेडिकल स्कूल जाना चाहिए। बदकिस्मती से आपने तिब्बी ज़ाब्तों की खिलाफ वर्जी की है, और इससे भी ज्यादा अफसोसनाक बात यह है कि आपको इस पर जवाबदेह नहीं ठहराया जाएगा। ये बहुत बड़ा बयान है। मेरा ख्याल है कि यही हकीकत है, क्योंकि जो इन डॉक्टर साहब की बॉडी लैंग्वेज है वो बड़ी ऑड है, और वो बिल्कुल प्रोफेशनल डॉक्टर लग ही नहीं रहे हैं, बल्कि वो ऐसा लगता है कि जैसे वो टेलीप्रॉम्प्टर के सामने बैठे हुए हैं या बिठाए गए हैं और उनसे बयान पढ़वाया जा रहा है। अब सबसे बड़ी बात यह है कि जब अताउल्ला तारड़ साहब ने एक ऐलान कर दिया और बाकी वज़रा ने भी कह दिया कि जी उनका प्रोसीजर हो गया, तो फिर रियासत को क्या जरूरत पड़ी कि वो इतना बड़ा कदम उठाएं और एक डॉक्टर को बिठाकर उससे अंग्रेजी में बयान दिलवाएं? इसकी जरूरत क्यों पड़ी? वजह यह है कि शायद ताकतवरों को कुछ हीट महसूस हो रही है, और ये हीट बढ़ेगी। याद रखिए कि जितना जितना पाकिस्तान में जुल्म जबर बढ़ेगा, जितना जितना पाकिस्तान के बुनियादी हुकूक का ख्याल नहीं रखा जाएगा, उतना उतना ये पूरा सिस्टम एक्सपोज होगा। तो डॉक्टर साहब का ये बयान जो है बड़ा इंटरेस्टिंग है, और इसे मेरा ख्याल है कि इमरान खान साहब के ये जो जो प्रोसीजर हुआ है, इसके मुअम्मे को मजीद पेचीदा कर दिया और नए सवालात को खड़ा कर दिया। और सबसे बड़ा सवाल यह है कि इस बयान की जरूरत क्यों पड़ी? वजह मैंने आपको बता दी कि कहीं ना कहीं प्रेशर महसूस किया जा रहा है। जाने से पहले आपसे एक मतलब फिर दरखास्त कि आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, कमेंट कीजिए, और बेल आइकॉन को क्लिक करना ना भूलिएगा। आपका बहुत बहुत शुक्रिया।